दोस्तों जापान में कुछ बहुत डिमोनिक होगा। ये सोचो कुछ लोग हैं और उनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं, पर फिर एक दिन सबकी जिंदगी में आ जाता है एक अनजान शैतानी आदमी। उस आदमी का क्या नाम है ये कोई नहीं जानता, पर अब धीरे धीरे लोग मरने लगते हैं। कुछ तो डिमोनिक पंगा है जो आपकी रूह हिला देगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस मूवी का नाम है साई जो चांग बान, जो एक लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी है। आप देख रहे हो डेमोनिका का इस जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और मेरी बहुत मदद करता है। आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो जल्दी से इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं साई मूवी की एक शैतानी डिमोनिक कहानी। मूवी शुरू होती है भूकंप के साथ, जैसे कोई अनजान शक्ति हमारी दुनिया में आ गई हो। हम देखते हैं यूका को, जो चीबा नाम की जगह पे सुबह सुबह 5:10 पे एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वो लेट हो गई थी काम के लिए और तुरंत अपने कोवर्कर्स के साथ रेस्टोरेंट खोलने में लग जाती है। बातों से पता चलता है कि इस जगह का मैनेजर 3 महीने पहले अचानक गायब हो गया था और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चले गया। देन पूरा दिन यूका लोगों के ऑर्डर वगैरह लेती है, पर आज एक अजीब कस्टमर आकर बोलता है कि उसे बहुत सारा फिश सूप पीना है। ये ऑर्डर अजीब था, पर यूका इस पे ध्यान नहीं देती। वो जाकर बर्तन धोने में लग जाती है, पर हम लोग उसके पीछे रिफ्लेक्शन में देख पाते हैं एक शैतानी अनजान आदमी को। एनीवे उस शाम को हमें पता चलता है कि यूका शादीशुदा औरत है और जो उसका पति है वो इस जगह का मैनेजर है। और बैम, अगली सुबह यूका की लाश तैर रही थी समुद्र में। एक बहुत क्रीपी टोन मूवी में बजने लगती है, जिसे मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था कुछ दिन पहले। यूका की लाश सफेद पड़ गई थी और कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ से सीन आता है मीको नाम की एक स्कूल की लड़की पे, जो अपनी माँ को याद दिलाती है कि आज पानी का बिल और बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, पर उसकी माँ पे फर्क नहीं पड़ता सिंस वो सोने में ज्यादा बिजी थी। मीको देन स्कूल जाती है और उसकी स्कूल लाइफ जहाँ तक नॉर्मली थी, वो अपनी दोस्त कीरा के साथ नोट पे लिख लिख कर टीचर का मजाक उड़ा रही थी। सीन आता है शिनचीरो नाम के एक वर्कर पे, जो फुकुओ नाम की जगह पे रहता है। ये एक मामूली आदमी था जो अपने काम से मतलब रखता है, पूजा भी करता है, और आज वो मिलता है मिसाई से। ये औरत शिनचीरो की बीवी है, पर अभी दोनों साथ नहीं रहते सिंस शिनचीरो एक अल्कोहलिक था। शिनचीरो बताता है कि वो अब सुधर गया है और वो वापस घर आना चाहता है, पर मिसाई इस बारे में पहले इनकी बेटी कन्ना से बात करेगी। सीन आता है एक बिल्डिंग में। हम मीनागावा नाम की एक लड़की को देखते हैं एलिवेटर के अंदर, जो सफाई कर्मचारी है। देन हम मिलते हैं ईजी से, जो बाल काटने का काम करता है। ईजी कूड़ा फेंकने जाता है और उसे रोकती है मीनागावा। वो बताती है कि ईजी को सलून का कूड़ा सही से फेंकना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को दिक्कत होती है। ईजी बस माफी मांग के जाने लगता है, पर मीनागावा उसे फिर से रोकती है और बोलती है कूड़ा सही से फेंकने के लिए, और मजबूरन ईजी को दोबारा कूड़ा सही से फेंकना पड़ता है। सीन आता है कीशी नाम के एक बिजनेस ओनर पे। ये एक ब्यूटीफुल होटल का मालिक था और आज न्यूज वाले इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे कीशी का। हमें पता चलता है कि कीशी को उसकी बीवी छोड़ के जा चुकी है, पर एटलीस्ट कीशी बहुत ज्यादा अमीर था, हालांकि शायद उसके बिजनेस पे भारी भरकम कर्जा है। नाउ अभी आप देख रहे हो कई सारे लोगों की जिंदगियां जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर इस मूवी की मिस्ट्री रोंगटे हिला देगी। सीन आता है कानागावा नाम की एक जगह पे, जहाँ पे एक इंसान गाड़ी के नीचे कुचलकर बुरी तरीके से मर चुका था, और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आती है डिटेक्टिव मिडोरी। मिडोरी शॉक थी इस एक्सीडेंट से, क्योंकि जो लाश मिली थी उसका चेहरा पूरी तरीके से कुचला हुआ था, और इसलिए मिडोरी को पता लगाना होगा कि ये इंसान था कौन। मिडोरी बैठ के 2 और इन्वेस्टिगेटर से बात करती है। हम देखते हैं कि मरने वाला एक आदमी था, जो कार ठीक करते वक्त कार के नीचे दबकर मारा गया था और उसका सर प्रेशर की वजह से कुचल गया था। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से ये एक एक्सीडेंट है, पर मिडोरी ने लाश के हाथ पे एक नील देखा था और साथ ही साथ इस लाश के कुछ बाल भी मिसिंग थे। मिडोरी को शक था कि ये एक मर्डर है, पर जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो इस डेथ को एक्सीडेंट का ही नाम देते हैं। सीन फाइनली वापस आता है स्कूल की लड़की मीको पे। मीको स्कूल के बाद अपने पापा से मिलने आती है स्कूल की फीस मांगने, पर उसका पापा भी बेकार आदमी था जो अपनी बेटी की फीस भरने से मना कर देता है। मीको बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि इस लड़की को पढ़
लिखकर बड़ा इंसान बनना था और उसके मम्मी पापा दोनों ही बेकार थे। देन हम देखते हैं शिनचीरो को, जिससे आके मिलता है उसका बॉस। असल में शिनचीरो ने ड्राइवर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, पर बेचारे को जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि वो एक पियक्कड़ रह चुका है। हालांकि जो बॉस था वो जानता है कि शिनचीरो बहुत मेहनत कर रहा है अपने आप को सुधारने के लिए और उसने काफी टाइम से दारू को हाथ भी नहीं लगाया है। शिनचीरो दिन घर जाके बर्फ के पानी में मुंह डालता है और उसे आता है एक विजन, जिसमें पास में उसने एक इंसान को गाड़ी से उड़ाकर टक्कर मारकर बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था नशे में। यही वो रात थी जिस दिन के बाद से शिनचीरो ने गाड़ी नहीं चलाई है। एनीवे वहीं हम कीशी को देखते हैं जो बड़े से अपने घर में गांजा फूक रहा था और वो याद कर रहा था अपनी बीवी को जो उससे इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि जब दोनों साथ में रहते भी थी ना तो कीशी की बीवी दूसरे बेड पे सोती थी। फाइनली बैक मिडोरी पे जो थकी हुई थी, जब उसके पास आता है उसका पार्टनर ईडा। ईडा देखता है कि मिडोरी अभी भी उसी मौत को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो गाड़ी से कुचलने पे हुई थी। मिडोरी के हिसाब से उसे इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल्स मिल रहे हैं जिसमें लाशों के बाल कटे हुए होते हैं, पर वो नहीं जानती कि ये सब किसका काम है। सीन वापस आता है बाल काटने वाले लड़के ईजी पे। ईजी अपने ब्रेक पे अपने बॉस से बात कर रहा था। असल में ईजी की जॉब नई नई लगी है और ईजी ने पिछली जॉब पे एक इंसान को गुस्से में पीट डाला था क्योंकि इस लड़के का गुस्सा भयानक है। वही मीनागावा बेचारी अपना काम खत्म करती है, कूड़े से उठाती है एक टोपी और घर जाके पौधों में पानी देकर सुट्टा पीती है। उसकी लाइफ शायद बड़ी खराब चल रही थी। मीनागावा को डेटिंग साइट पे भी कोई भी लड़का नहीं मिल रहा था। सीन मीको पे आता है जिसकी माँ घर आती है और सीधा बोलती है कि वो उसकी स्कूल की फीस भर देगी, पर आगे से मीको अपने पापा से कभी भी बात ना करे। ये साफ था कि मीको बहुत ज्यादा तनाव में रहती है इस घर में। नेक्स्ट डे स्कूल में मीको अपनी दोस्त कीरा से बात करती है। असल में मीको को विंटर वेकेशन की एक्स्ट्रा क्लास में जाना था, पर क्योंकि उस पे पैसे नहीं है तो वो बेचारी एनरोल नहीं कर सकती। नाउ अब आज बच्चों की क्लास लेने आता है एक सब्स्टिट्यूट टीचर और ये था एक अनजान डिमोनिक आदमी जो पहले कस्टमर बनकर आया था युका के पास मूवी की शुरुआत में। कुछ तो बहुत डिमोनिक होने वाला था। सीन शिनचिरो पे आता है जो अपनी बीवी और बेटी से मिलने आया था, पर एंड में सिर्फ मिसाए आती है और बोलती है कि कन्ना तुमसे नहीं मिलना चाहती। मिसाए जाने लगती है पर शिनचिरो मिसाए को रोककर उसे दिखाता है एक फोटो एल्बम। मिसाए फोटो उसको देखकर बहुत खुश होती है और शिनचिरो चाहता था कि ये एल्बम उसकी बेटी तक पहुंचा दी जाए। मिसाए बोलती है कि वो एल्बम काना को दे देगी, पर वो लड़की शायद शिनचिरो से अब कभी भी बात नहीं करना चाहती। देन मिसाए चले जाती है घर और अचानक शिनचिरो के पास आता है वही अनजान आदमी। सिंस इस आदमी का मूवी के अंदर कोई भी नाम नहीं है तो हम इसे नोरोई कह के बुलाएंगे। नोरोई शिनचिरो के साथ बैठ जाता है और उसके हिसाब से वो और शिनचिरो एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। नोरोई देन ऑर्डर करता है दारू। शिनचिरो बोलता है कि अभी उन्हें वापस काम पे जाना है तो ड्रिंक करना सही नहीं, पर नोरोई के हिसाब से वो तो ड्रिंक करेगा। बेसिकली देख रहे हो ये शैतानी आदमी एक अल्कोहलिक के सामने जानबूझकर ड्रिंक करने वाला था। देन नोरोई बात करने लगता है गाड़ी चलाने के बारे में, जिससे शिनचिरो और ज्यादा नर्वस होने लगता है क्योंकि उसने भाई गाड़ी से एक इंसान को उड़ा डाला था। इसके बाद हम मीनागावा को देखते हैं जो आज काम पे नैन मटक के करने लगती है ईजी के साथ क्योंकि वो अकेली थी और उसे अटेंशन चाहिए थी और शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ईजी देन जाता है बाल काटने और जब वो पानी पीने जाता है तो दोस्तों हम देखते हैं नोरोई को उसी की दुकान में जो अब एक बाल काटने वाला बनकर आया था। ईजी बॉस से पूछता है कि ये नया आदमी कौन है और बॉस के हिसाब से नोरोई जैसा बाल काटने वाला आज तक उसने नहीं देखा। देन हम कीशी को देखते हैं जो अपने होटल में शेफ्स का खाना चेक कर रहा था। जब उसे फील होता है कुछ अजीब, वो कुछ वर्कर्स के पीछे जाता है और पूछने लगता है इन्वेंट्री के बारे में जो जस्ट अभी अभी आई थी। जाते जाते कीशी ड्राइवर को शाबाशी देकर जाता है और जो ड्राइवर था ना वो था नोरोई। यानी फिर से इस आदमी ने अपना रूप बदल लिया। इस आदमी के 7 अजूबे हैं इस मूवी में। नाउ फाइनली डिटेक्टिव मिडोरी पे आते हैं जो काम पे पहुंचती है, पर आज ऑफिस में एलिवेटर के अंदर जो सफाई कर्मचारी था वो था नोरोई। मैं बोल रहा हूँ ना कुछ बहुत ज्यादा डिमोनिक होने वाला है और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है नोरोई से। सीन वापस आता है मीको पे जो स्कूल से घर आती है और आज उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। उसने बहुत अच्छा खाना भी बनाया था। अपनी माँ के अच्छे मूड का फायदा उठाकर मीको बात करने लगती है एक्स्ट्रा विंटर क्लास के वेकेशन के बारे में, पर उसकी माँ मीको की बोलती बंद कर देती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये औरत अपने बच्चे की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। नेक्स्ट डे मीको को नोरोई क्लास के बाद एक्स्ट्रा क्लास देता है और नोरोई की पढ़ाई गई बातें मीको को अच्छे से समझ भी आ जाती है, पर मीको को ये समझ नहीं आता कि ये नया टीचर
टीचर सिर्फ उसे ही क्लास क्यों दे रहा है। नोरोई के हिसाब से वो जानता है कि मीको के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई का टैलेंट है और वो उसके जैसे स्टूडेंट्स की पर्सनल तरीके से मदद करना चाहता है। पर देन बात में ही नोरोई टॉपिक घुमा के ले आता है मीको के मम्मी पापा पे। मीको उदास होकर बताती है कि कैसे उसके मम्मी पापा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और नोरोई देन वादा करता है कि वो मीको का स्पेशल ख्याल रखेगा। मीको को अपने मम्मी पापा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोरोई एक टीचर होने के नाते मीको की पूरी मदद करेगा। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। सीन आता है मिडोरी पे जिसे आज मिली थी एक और नई मर्डर केस फाइल। कोई लड़की जनवरी 8 को मर गई थी सीढ़ियों से गिर के और उसकी लाश के भी थोड़े से बाल गायब थे। मिडोरी पता लगाने की कोशिश कर रही थी इस केस की सारी डिटेल किसी और डिटेक्टिव से। वहीं नोरोई नाई की दुकान से निकलता है कूड़ा फेंकने। मीनागावा उसे पहले ही रोक देती है और कूड़ा सही तरीके से फेंकवाती है। असल में मीनागावा ईजी का इंतजार कर रही थी क्योंकि यूजुअली वो ही कूड़ा फेंकने आता है। देन वो जाती है और मदद करती है एक दूसरी सफाई वाली लड़की कासुमी की जो नई थी और उसने सामान फैला दिया था। मीनागावा उसे अच्छी खासी डांट भी मारती है। दूसरी तरफ अमीर आदमी कीशी ने गांजा मंगाया था और गांजा डिलीवर करने वाला भी था नोरोई। बेसिकली ये आदमी सारे कैरेक्टर्स पे पैनी नजर रखे हुए है। बैक मीनागावा पे जो कासुमी की सफाई में बहुत ज्यादा हेल्प करवाती है, पर हेल्प होने के बाद कासुमी हो जाती है क्रीपी और मीनागावा को बोलती है कि आगे से मेरे ऊपर लोगों के सामने मत चिल्लाना वरना अच्छा नहीं होगा। और ऑब्वियसली ये सुन के मीनागावा का खून खोल जाता है। मीनागावा स्टिल ये सारी बातें इग्नोर कर चुपचाप चली जाती है घर। देन हम देखते हैं मीको को जो स्कूल से घर आते हुए देख लेती है अपनी माँ को सुपर मार्केट में जाता हुआ। मीको अपनी माँ का पीछा करती है और देखती है कि उसकी माँ महंगा महंगा खाना खरीद रही है, जो कि अजीब बात है क्योंकि उसकी माँ रात को काम पे जाती थी न कि कुकिंग करने के लिए। तो शायद हो सकता है कि मीको की माँ कोई अफेयर चला रही हो। एनीवे मीको अपनी माँ से बात करने जाने ही वाली थी कि एंड टाइम पे उसे रोक देता है नोरोई। सीन शिनचिरो पे आता है जो गाड़ी में एक कोवर्कर कीरा के साथ था। कीरा को आज डिलीवरी के लिए जाना था पर वो इस काम को शिनचिरो को दे देती है। नाउ शिनचिरो को गाड़ी चलाना मना था पर वो स्टिल इस काम के लिए मान जाता है कीरा को खुश करने के लिए। इस बारे में देन शिनचिरो से आके बात करता है नोरोई। हालांकि शिनचिरो नोरोई को भी झूठ बोल देता है कि उसे बॉस ने परमिशन दे दी है डिलीवरी करने की। नोरोई देन चले जाता है पर जाते जाते उसकी नजर कीरा पे थी। बैक मीको पे जो नोरोई के साथ वापस घर जा रही थी और रास्ते में वो उसे बताती है कि कैसे उसे आर्किटेक्ट बनना है पर वो नहीं बन पाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं करते। नोरोई देन अपनी लाइफ के एग्जाम्पल देने लगता है और समझाता है कि अगर बच्चे पढ़ने वाले हो और तेज हो दिमाग से तो उनके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। नोरोई की बातें सुन के मीको का दिल में बहुत ज्यादा खुशी भर जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं एक जॉगर को जो एक गली में से निकल रहा था कि तभी उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि दोस्तों मीको ऊपर से गिरकर बुरी तरीके से मर चुकी थी। बजने लगता है वही क्रीपी गाना और हमें समझ ही नहीं आता कि मीको मरी कैसे। उसकी लाश में चींटियां चल रही थी और सवाल के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। अब क्राइम सीन पे आती है पुलिस और सीन चले जाता है कीशी पे। आज अचानक कीशी को मैसेज करती है उसकी एक्स वाइफ। वो कीशी से उसके हालचाल लेने लगती है और उससे मिलने का प्लान बनाती है जिससे कीशी हो जाता है बहुत ज्यादा खुश। सीन मिडोरी के पार्टनर ईडा पे आता है जो अपने एक दोस्त के साथ लंच पे था। ईडा बात कर रहा था कि कैसे मिडोरी कुछ केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें लाशों के बाल हैं वो थोड़े थोड़े कटे हुए हैं। मिडोरी का शक था कि कोई सीरियल किलर है पर सारी मौतें नॉर्मल एक्सीडेंट्स है या फिर खुदकुशी है तो कोई पुलिस वाला इस बात को नहीं मान रहा। बट सिंस ईडा एक अच्छा दोस्त है और वो मिडोरी की मदद करना चाहता है इसलिए वो इस पे काम कर रहा है। तभी ईडा को छत पे कपड़े सुखाता हुआ दिखाई देता है नोरोई और उसे फील होता है कि शायद इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। कहानी शिनचिरो पे जाती है जो नोरोई के साथ लंच कर रहा था और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इतने क्लोज कि आज नोरोई शिनचिरो का फोन लेके उसकी बीवी की फोटोज देखने लगता है। नोरोई ये अच्छे से जानता था कि शिनचिरो अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो अगर उसकी बीवी को कुछ हो गया तो शिनचिरो पक्का दोबारा दारू पीने लग जाएगा। देन हम देखते हैं मीनागावा को जिसे बुलाता है उसका बॉस। जिस तरीके से उसका बॉस बात कर रहा था उससे मीनागावा समझ जाती है कि आज उसे काम से निकाला जा रहा है पर इससे पहले ऐसा हो पाता मीनागावा खुद ही
जॉब छोड़कर भाग जाती है। इस बेचारी औरत की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मीनागावा अब चले जाती है कूड़ेदान के पास और जल्दी उसके पास आता है ईजी। सिंस ईजी भी मीनागावा को पसंद करता था तो वो फाइनली आज उसे डेट पे चलने के लिए बोल देता है और मीनागावा की खुशी में चार चांद लग जाते हैं। दोनों डेट पे आते हैं पर दोनों पे ही बात करने के लिए ढंग के टॉपिक नहीं थे। देन घर जाते वक्त मीनागावा बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है और ये दोनों काफी देर तक बस नॉर्मल बोरिंग बातें करते हैं। पर स्टिल इस मूवी का जो एटमॉस्फेयर है वो ये फील पक्का करा देता है कि कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होगा। सीन कीशी पे आता है जो नोरोई से लेता है गांजा। वो नोरोई को बोलता है कि आखिरी बार है और पूछने पे कीशी बताता है कि पास में उसकी बीवी और उसका रिश्ता काफी अच्छा था पर धीरे धीरे उसकी बीवी उससे अलग हो गई और दूसरे आदमियों के साथ रिलेशन बनाने लगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कीशी हमेशा काम में बिजी रहता था पर आज उसकी बीवी ने उसे मैसेज करा और वो जल्दी उससे मिलने आ रही है और इसलिए अब वो गांजा नहीं खरीदेगा। वहीं शिनचिरो आज अपने कोवर्कर्स के साथ पार्टी में था। सब ड्रिंक करते हैं पर शिनचिरो ड्रिंक नहीं करता जिससे सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। यानी ये आदमी सच में अपनी बीवी और बच्चे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। वो दिन अगले दिन अपनी वाइफ को जाकर स्टॉक करता है जिससे मिसाई थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसे अपने पति पे जरा सा भी भरोसा नहीं था। सीन मिडोरी के पार्टनर ईडा पे आता है जो पहुंचता है सफाई कर्मचारी नोरोई के पास। ईडा को इस पे शक था और वो पूछने लगता है उसकी जॉब के बारे में। नोरोई बताता है कि वो 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है और इससे पहले वो साइतामा में एक जनरल कंपनी में काम करता था। वो हमेशा से सफाई कर्मचारी ही था पर ईडा के इन सवालों से नोरोई समझने लगता है कि शायद इस आदमी को उस पे शक हो गया है। स्टिल नोरोई अपने बारे में कोई डिटेल नहीं देता और अब मूवी में आता है सबसे बड़ा डिमोनिक ट्विस्ट। क्रीपी गाना बजने लगता है। नोरोई चुपचाप सफाई कर रहा था खिड़कियों की पर अगले सीन में अब देखते हैं कि ईडा बाथरूम में फांसी लगा के मर चुका है। एक अच्छा खासा इंसान ऐसा क्यों करेगा। मिडोरी भाग कर आती है क्राइम सीन पे और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है अपने पार्टनर को मरा हुआ देखकर। सीन आता है लग्जरी होटल में जहाँ पे कीशी मर चुका था नदी में डूबकर। एक आदमी जो अपनी बीवी से मिलने के लिए बड़ा बेताब था वो अचानक नदी में कैसे डूब जाएगा। उसकी लाश को पानी से बाहर निकाला जाता है जो पूरी तरीके से अकड़ गई थी। देन एक नदी के किनारे मरी पड़ी थी शिनचिरो की बीवी मिसाए। उस बेचारी का इस शैतानी खेल में कोई भी मतलब नहीं था तो वो आखिर मर कैसे गई। सीन मॉल में आता है जहाँ पे एलिवेटर से गिरकर मीनागावा बुरी तरीके से मर चुकी थी। एक लड़की जिसको फाइनली डेट मिल गई हो वो अचानक कैसे मर जाएगी। मीनागावा की लाश डिटेक्टिव्स ले जाते हैं और ईजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ से कहानी आती है उस टाइम पे जब मीको स्कूल की लड़की की लाश मिली थी। क्राइम सीन पे आती है डिटेक्टिव मिडोरी और उस टाइम पे दोस्तों ईडा भी जिंदा ही था। मिडोरी को पता चलता है कि ये लड़की इसी बिल्डिंग में रहती है पर वो नोटिस करती है कि मीको के बाल भी कटे हुए हैं। पुलिस कंक्लूजन निकालती है कि मीको 6th फ्लोर से गिरकर मारी गई। ये केस शायद खुदकुशी का है क्योंकि मीको काफी डिप्रेस्ड लड़की थी पर मिडोरी को पूरा शक था कि कुछ तो डिमोनिक हो रहा है। नौ पूरा दिन मिडोरी मीको की फाइल चेक करती है। वो देखती है कि कैसे वो लड़की पढ़ने में माहिर थी और बहुत बड़े सपने देखती थी तो मिडोरी को यकीन ही नहीं होता कि वो खुदकुशी करेगी। कोई मोटिव भी नहीं था, कोई हत्याकांड का सबूत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था पर मिडोरी हार मानने को तैयार नहीं थी। अब दिखाते हैं शिनचिरो की बीवी की लाश को जो पुलिस को मिल गई थी और हाँ इस औरत के भी बाल कटे हुए थे। एनीवे शिनचिरो अब दोबारा ड्रिंक कर रहा था क्योंकि भाई उसकी बीवी मर गई थी। वहीं पुलिस वाले मीनागावा की मौत के बाद ईजी का इंटरव्यू ले रहे थे। पुलिस को शक था ईजी पे क्योंकि उसने अपनी पिछली जॉब पे जिस इंसान को पिटाई लगाई थी ना वो एक औरत ही थी। पर ईजी साहब बोल देता है कि उसने मीनागावा को नहीं मारा, वो उसे पसंद करता था और पुलिस पे भी कोई ठोस सबूत नहीं था। सीन आता है कीशी की मौत की इन्वेस्टिगेशन पे जहाँ पे पुलिस ये रूल करती है कि कीशी मारा गया है ज्यादा गांजा फूकने की वजह से। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, एक चीज बताता हूँ, ये जितनी भी मौतें हुई है इस मूवी में ये सब 1 साल के गैप पे हुई है। यानी मूवी की शुरुआत में यूका 2019 में मरी थी, देन स्कूल की लड़की मीको 2020 में मरी थी, शिनचिरो की बीवी 2021 में मरी थी, मीनागावा 2022 में मरी थी, जो कीशी था वो 2023 में मरा था और फाइनली मिडोरी का पार्टनर ईडा 2024 में मरा था। यानी हर साल नोरोई एक नए इंसान को अपना शिकार बना रहा था।
और अब जो मिडोरी है वो नोटिस करने लगी है कि मौतें हर साल हो रही है और जो लाशें मिल रही हैं उनके बाल कटे हुए हैं। बैक कीशी की स्टोरी पे मिडोरी और ईडा आते हैं कीशी की लाश को चेक करने, जहाँ पे कीशी के भी बाल कटे हुए थे। और अब 2024 में जब ईडा मारा जाता है तो मिडोरी देखती है कि उसकी दाढ़ी भी कटी हुई है और वो समझ जाती है कि सच में कुछ डिमोनिक है या कोई सीरियल किलर है। मिडोरी बात करती है ईडा के दोस्त से और वो बंदा भी जानता था कि ईडा जैसा खुश मिजाज आदमी खुदकुशी नहीं कर सकता। वही हम देखते हैं नोरोई को हर एक अजीब रूप में, पर एंड में वो अंधेरे में चले जाता है और गायब हो जाता है। यहाँ से सीन आता है मिसाई नाम की एक दूसरी लड़की पे। ये मिसाई शिनचिरो की बीवी नहीं है। वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसकी दोस्त उसे सजेस्ट करती है स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए ताकि उसका वजन कम हो जाए। मिसाई देन स्विमिंग क्लास ज्वाइन करती है पर उसे ज्यादा मजा नहीं आता। ये बात वो बताती है अपनी दोस्त को, जो दिन अगले दिन मिसाई को अपने साथ ले जाती है स्विमिंग क्लास के लिए, क्योंकि उसकी क्लास लेता है एक नया हॉट अंकल। और दोस्तों वो नया हॉट अंकल निकलता है नोरोई, यानी इस शैतान ने नए विक्टिम को चुना है जो है मिसाई। क्लास के बाद मिसाई की दोस्त उसे इनकरेज कर रही थी नोरोई पे लाइन मारने के लिए, क्योंकि फिलहाल मिसाई सिंगल है। देन जब नोरोई आता है तो मिसाई भी शर्मा जाती है, यानी उसकी भी नजर नोरोई पे थी। बैक मिडोरी की इन्वेस्टिगेशन पे जो आ जाती है चीबा और मिलती है यूका के पति से। जी हाँ, वही लड़की जो मूवी की शुरुआत में मारी गई थी। ये आदमी था हिमारू, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर भी था जहाँ पे यूका काम करती थी। मिडोरी हिमारू को दिखाती है मीको, मिसाई, मीनागावा, कीशी और ईडा की तस्वीरें। सबके बाल कटे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे यूका के भी बाल कटे हुए थे मरने के बाद। मिडोरी के हिसाब से ये लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर मिडोरी का शक है कि सबको एक ही इंसान ने मारा है। ये सुन के हिमारू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और सुनाता है एक कहानी। आपको याद होगा कि रेस्टोरेंट का मैनेजर 3 महीने से गायब था मूवी की स्टार्टिंग में। हिमारू बताता है कि वो 3 महीनों के लिए पहाड़ पे गया था। अचानक एक भूकंप आया था जिसमें काफी लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग हिमारू के घर वाले। ये एक नेचुरल डिजास्टर था जिसे कोई नहीं रोक सकता, होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। देन हिमारू की बीवी यूका मारी गई थी और हिमारू को लगा था कि ये एक मर्डरर का काम है, पर पुलिस ने बोला था कि यूका ने खुदकुशी करी थी। कोई सबूत नहीं था तो हिमारू ने ये कंक्लूजन निकाला था कि यूका की मौत एक नेचुरल डिजास्टर से हुई है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हिमारू मिडोरी को भी यही समझाता है कि जितनी भी मौतें हुई हैं ये सब बस एक नेचुरल डिजास्टर है और इसके पीछे किसी का भी कोई हाथ नहीं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये जो नोरोई आदमी है यही एक नेचुरल डिजास्टर है। बेसिकली जैसे भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, वैसे ही ये डीमन एक नेचुरल डिजास्टर है जो किसी को भी कभी भी अपना शिकार बना सकता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी वार्निंग दिए। ये नेचुरल डिजास्टर कब किसकी लाइफ में आ जाए कोई नहीं जानता और इसलिए मूवी में जितने भी लोग मर रहे हैं उनकी जिंदगी और मौत आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस इंसान की जिंदगी में नोरोई आता है वो इंसान खुद ही नोरोई से अट्रैक्ट होने लगता है। शायद यही इस डीमन की पावर है। नाउ बैक टू मूवी, जहाँ पे मिसाई काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है नोरोई के और वही मिडोरी के पास आता है ईडा का दोस्त ईडा की डायरी लेके। डायरी से पता चलता है कि ईडा भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था उन मर्डर्स को और उसे एक बहुत अजीब बात पता चली थी कि जब भी कोई मौत हुई है तो आसपास से एक इंसान गायब हुआ है। जैसे मीको के मरने के बाद सब्स्टिट्यूट टीचर गायब हो गया था, मीनागावा के मरने के बाद एक नाई वाला गायब हो गया था, कीशी के मरने के बाद एक ड्राइवर गायब हो गया था। और ये सब पढ़ के अब मिडोरी को लगने लगता है कि कहीं ये गायब होने वाला आदमी एक ही इंसान तो नहीं जो सीरियल किलर हो। ये पता चलते ही मिडोरी जाती है और वो चेक करवाती है कि अगर कोई इंसान जॉब छोड़कर गया हो ईडा के मरने के बाद, और लकीली उसे पता चल जाता है कि हिरोकी नाम का एक सफाई कर्मचारी ईडा के मरने के अगले दिन ही जॉब छोड़कर चले गया था। उन्हें फाइल से हिरोकी का एड्रेस भी मिल जाता है और फिर क्या था, मिडोरी निकल जाती है तुरंत हिरोकी को ढूंढने। वेल पर डीमन इतना बेवकूफ नहीं, क्योंकि मिडोरी जब एड्रेस पे पहुंचती है तो बस वहां पे एक खाली जगह थी। पर ये तो अब मिडोरी समझ गई थी कि वो पागल नहीं है जो इस केस को बिना मतलब के इन्वेस्टिगेट कर रही है।
इस सीन में हम एक घर के अंदर दीवार पे लगा हुआ देख पाते हैं बालों को, यानी ये डीमन कहीं तो रह रहा था। अब तभी मिडोरी को कॉल आता है एक पुलिस स्टेशन से। एक और लाश मिली थी जिसके बाल कटे हुए थे। तुरंत मिडोरी जाती है क्राइम सीन पे और अब आप चौंक जाओगे क्योंकि जो लाश मिली थी वो थी नोरोई की। पुलिस के हिसाब से नोरोई इधर स्विमिंग पूल में एक नया इंस्ट्रक्टर था और ये भी एक खुदकुशी का केस है। यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से नोरोई मारने तो मिसाई को आया था, पर उसने खुद को मार लिया क्योंकि वो जानता था कि मिडोरी उसके पीछे है। नाउ इस मौत के बाद मिडोरी हो जाती है कंफ्यूज। वो इन दी एंड यकीन कर लेती है कि शायद हाँ, ये सब एक नेचुरल डिजास्टर है और इन मौतों के बीच में कोई भी सीरियल किलर नहीं है। हम then देखते हैं कि मीको ने खुदकुशी की थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से परेशान थी। शिनचिरो की बीवी ने भी यही किया था क्योंकि वो अपने पति से परेशान हो गई थी। मीनागावा गलती से सीढ़ी से गिर गई थी। कीशी को गांजा पीने की वजह से दिल का दौरा उठा था और ईडा ने भी खुदकुशी करी थी जिसका रीजन मूवी में नहीं है। और मेरे ख्याल से ईडा की ही एक ऐसी मौत है जो नोरोई ने जानबूझकर करवाई है क्योंकि ईडा को पक्का शक हो गया था नोरोई की आइडेंटिटी पे। नाउ अब इस पूरे एक्सपीरियंस से मिडोरी ये समझ जाती है कि वो नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकती, होनी को कोई नहीं टाल सकता। उस बेचारी को पता ही नहीं चल पाता कि इस सब के पीछे एक शैतानी डीमन है जो नेचुरल डिजास्टर करवाने में पूरी पूरी मदद कर रहा है। मिडोरी फाइनली केस से हार मानकर चले जाती है घर और रास्ते में जब वो गैस भरवाती है तो गैस भरने वाला भी था नोरोई, जो अब इस बार मिडोरी के पीछे पड़ गया था। पर मिडोरी को भनक भी नहीं लग पाती। वो चले जाती है घर एंड देन मूवी के एंड में 1 साल बाद हम नोरोई को देखते हैं जो फिर से एक नए आदमी को मारने आ गया था नेचुरल तरीके से एक फार्म के अंदर। बेसिकली ये डीमन जानता है कि किसकी लाइफ बेकार है और कौन इंसान मरने वाला है, तो ये डीमन पहले ही वहां पे पहुंच जाता है और उस मौत को होने में मदद करता है। ये बाल काट के अपने पास रखता है सोवेनियर की तौर पे और सिंस ये लोगों को खुद नहीं मारता तो इसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये बस एक नेचुरल डिजास्टर है जिसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल ये था पूरा रिकैप साई मूवी का और ऑब्वियसली जापान की अजीब कहानियों में जो क्रीपी एटमॉस्फेयर था वो इस मूवी में अच्छे से डिलीवर किया है। भले ही मूवी में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना हो और मूवी काफी ज्यादा लंबी हो, अगर इस मूवी को 2x की स्पीड पे देखें तो मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। वैसे दे रहा हूँ 6 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है? अपनी रेटिंग कमेंट में बताना। आप देख रहे हो डेमोनिका का जो बस्ट और रिकैप चैनल है और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारी बहुत मदद करता है। मैं कैश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और इंस्टा पे मैं सबका पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।